सभी को नमस्ते। हरिहर बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। तो पिछले 2 दिनों में अ, हमने योगेश भैया जी द्वारा जो सुना था उसको थोड़ा दोहराने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमने पिछले 2 सत्रों में भाषा का विश्लेषण देखा कि हम मानव है और मानव मानव का प्रधानता क्रिया है शब्द क्रिया। तो हम शब्दों से हमारे भाव को संप्रेषित करते हैं। शब्द क्रिया का तात्पर्य है हम एक दूसरे से बोलते हैं। तो हम बोलते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ हमें संबंध दिखते हैं। तो वह रूप क्रिया हुई। जब हम व्यक्त होते हैं तो भाषा से निहित अर्थ को संप्रेषित करते हैं। हमारा लक्ष्य है हमारा भाव। हम मानव है तो हमारे में निहित भाव है। हम हमारे भाव पक्ष को समझना चाहते हैं। भाव यानी मौलिकता। मैं व्यक्ति हूँ तो मैं व्यक्त होता हूँ, इसलिए मेरा जैसा भाव है वैसा व्यक्त हो पाऊं। और व्यक्त होने के लिए भाषा की आवश्यकता है। यही मौलिकता है। हमने स्कूल में भाषा तो सीखी है पर हम ठीक से बोल नहीं पाते। तो बाबा जी ने यहाँ हमें बताया है कि क्रिया को निर्देशित करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को शब्द, शब्द के अर्थ को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त शब्द या शब्द समूह को परिभाषा, तथा परिभाषा सहज मौलिकता ही भाव है। अस्तित्व में भाव वस्तु के रूप में होता है। सभी भाव सह अस्तित्व में होने के रूप में है। और आ, हमारे दूसरे सत्र की चर्चा में हमने कुछ इन मुद्दों पर चर्चा की थी कि भाषा के मूल में भाव है। व्यक्ति व्यक्ति में जो संप्रेषणा है वो मानव की योग्यता से सीखने की आवश्यकता है। सीखने की बात यह है कि मेरी मानसिकता में क्या है। मानव भाषा को मानव भाषा का मतलब है मानव को मानव की योग्यता से संबोधन होना। और एक मानव का दूसरे मानव के प्रति जो मूल्यांकन है उसका आशय परिभाषाओं में है। अन्यथा इसमें 2 प्रकार के दोष आ सकते हैं। एक तो अतिव्याप्ति या अनाव्याप्ति। इन दोषों से भरे होने के कारण जिस भाषा से हम संबोधन करते हैं उसमें हमारा ही भाव बिगड़ जाता है। और ये नकारात्मकता है। जैसे छल की परिभाषा दी हुई थी कि विश्वासघात के अनंतर उसका भास आभास न हो। तो हमारी मानसिकता में भ्रम होने के कारण हम जो अमानवीय व्यवहार करते हैं उस व्यवहार की परिभाषाएं परिभाषा संहिता में है, ताकि हम अमानवीयता से मानवीयता की ओर शिफ्ट हो सके। तो आज के सत्र में हम नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, अ, इनकी भी परिभाषा देखेंगे। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ योगेश भैया जी को। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है? जी भैया, जी। नमस्ते। आ रही है भैया। जी। आज हम अध्ययन प्रक्रिया में जो 4 स्थितियां, उन स्थितियों पर हमें हमारा ध्यान केंद्रित करना है। ऐसी 4 स्थितियों को परिभाषा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। वो 4 स्थितियां हैं: भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति। तो हमारे इस 2-3 दिनों के परिभाषा संहिता पुस्तक परिचय के कड़ी में कुछ शब्दों को हमने समझने के लिए, प्रयास करने के लिए हम कुछ शब्दों को लिए थे।
और ये बार बार अभी हमको आगे पठन में इन शब्दों से हम गुजरेंगे। परिभाषा का होने से हमें अर्थ की निश्चितता, अर्थ की सटीकता, ये हमारी कल्पना में आने लगेगा। अब जैसे हम यहाँ कल्पना कहेंगे, तो कल्पना हुआ इच्छा, विचार और आशा। इच्छा का मतलब हुआ जो हम चित्रण क्रिया में काम करते हैं। चित्रण क्रिया के दो स्थितियां समझ में आती हैं। एक है चित्र ग्रहण करना, और दूसरा है चित्र की रचना करना। चित्र ग्रहण होना और चित्र की रचना करना, इस क्रिया को हम इच्छा क्रिया कहेंगे। तो हमारी कल्पना में हम चित्र रचित भी करते रहते हैं और चित्र ग्रहण भी करते रहते हैं। तो यहाँ यह स्पष्ट होता है कि क्या चीज का चित्र ग्रहण करते हैं। तो चित्र है, इसका मतलब कुछ दृश्य है। जैसे प्राकृतिक वस्तुएं हैं, सामान्यतया आसमान की ओर देखते हैं तो तारे दिखाई देते हैं। ग्रह गोल हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण भूगोल का है। हम सभी ने भूगोल पढ़ा है, और भूगोल में अनेक प्रकार के चित्र, मानचित्र उसको कहते हैं, कि पूरी धरती का जो भौगोलिक स्थिति है उसको हमने चित्रों के माध्यम से, जिसको नक्शा कहते, मानचित्र हमने उतारा। अब इस मानचित्र पर रहना कैसे है, उसकी चित्र रचनाएं, ये हमको समझ में आती है। तो ये सब चित्र ग्रहण और चित्र रचना, ये क्रिया इच्छा क्रिया जो कल्पना कहने से हमको स्पष्ट होता है। और यही इच्छा क्रिया, जैसे हमने एक दिन पहले निरीक्षण इस शब्द की परिभाषा से निश्चय पूर्ण स्पष्ट स्थितिगति दर्शन, ये निरीक्षण है। तो ऐसा निरीक्षण क्रिया जो हो रहा है, जो स्पष्टता हो रही है, उसे हम निरीक्षण कहते हैं। तो जैसे इच्छा, विचार और आशा, तो इस प्रकार से इच्छा विचार आशा ये जीवन क्रियाएं हैं जो शरीर के संयुक्त रूप में
हमें ये इंगित करती हैं कि हम इन क्रियाओं के माध्यम से, प्रत्येक मानव कल्पना करता है और कल्पनाशीलता का प्रयोग करता है। आज हम इसके और गहरे स्वरूप की ओर चलेंगे, और यही जिसे हम अध्ययन कह रहे हैं, यही हमारा मुख्य संदर्भ है परिभाषाओं को समझने का। तो जैसे जैसे हमारी कल्पना में इच्छा विचार आशा में चित्र ग्रहण और चित्र रचना प्रारंभ होती है, वैसे वैसे इन सभी का प्रयोजन क्या है, ये अपने आप जिज्ञासा समझ में आती है। अब जैसे मैंने कहा कि जिज्ञासा होने लगती है कि इन सब का प्रयोजन क्या है, ये यूं ही चित्रित नहीं होता, और यूं ही चित्रित भी नहीं होता, और ऐसे ही हम चित्र रचना भी नहीं करते। तो उसमें कुछ समझ भी आने लगता है। हम ऐसे भी कहते हैं कि हमें समझ में आने लगा है। जहां समझ में आने लगा, तो फिर इन ये जो इच्छा विचार आशा है, इसमें क्या होता है? तो जिसमें प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य, इस प्रकार से हमारी कल्पनाशीलता में ये कुछ होने लगता है। और उसे अगर हम कहेंगे कि हमको समझ में आने लगता है, तो जिसे हम कह रहे हैं ये समझ में आने लगता है, तो फिर कभी सही समझ में आता है, कभी गलत भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सही गलत, और अगर हम ऐसे सही गलत को और गहराई से, इन जिज्ञासाओं को और गहराई से समझने की कोशिश करते, तो फिर हमारे में एक शब्द आया, जिज्ञासा। तो फिर ये जिज्ञासा क्या है? तो एक बार बाबा जी ने इस जिज्ञासा शब्द को परिभाषित किया, जीने के लिए आवश्यक जानकारियों को एकत्रित करना, ये जिज्ञासा हुई। तो जीने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इच्छा विचार आशा में जो कल्पना से हम, कल्पनाशीलता के प्रयोग से हम दृश्य को ग्रहण करने के प्रयास में, चित्र को ग्रहण करना और चित्र की रचना करना, इसके अर्थ के शोध में हमारे में जिज्ञासा जगना, और इस जिज्ञासा के मूल में हमको समझ में आना कि सही और गलत क्या है, ये स्पष्ट होना,
क्यों? क्योंकि हम जीना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जीने के लिए ये सभी जो चित्र रचना और चित्र ग्रहण हो रहा है, ये सभी वास्तविकताएं होना, और ये वास्तविकताएं होना यानी ये अस्तित्व में है, इसके बारे में हम शंका मुक्त होना। अब हमको ये पता लगता है कि जो जो हम चित्र रचना भी कर रहे, ग्रहण कर रहे, जो भी वास्तविकताएं हमारी कल्पना में आ रही हैं, तो हमने ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया है कि हो सकता है हमें भ्रम हो सकता है कि ये सच्चाई हो। तो अब ये इसका निराकरण कैसे हो कि जो भी हम कल्पना से समझ रहे हैं, ये भ्रम है या सच्चाई है। तो आज हम भास शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, भास की परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल्पनाशीलता के प्रयोग में जिसे हम कह रहे हैं समझ में आता है, ऐसी एक स्थिति हमारी क्रियाओं में निर्मित होती है, और ये इस स्थिति का जो प्रारंभिक चरण है, उस चरण को कहते हैं भास। तो भास को हम ऐसे देखते हैं कि कुछ है। अब जहां कुछ है ऐसे मैं कहता हूं और उसको समझने की कोशिश करता हूं कि मैंने ये क्या बोला, ये कुछ है, इसका मतलब ये तो आया कि जब मैं ऐसे कहता हूं ये कुछ है, इसका मतलब आंखों में नहीं आ रहा है, और कुछ होने का मुझको कुछ हो जाता है, उसको मैं कहता हूं भास। तो यहां पर इन परिभाषाओं में यह आया है कि सत्य भासता है। जब चित्र की बात है तो ये ऐसे चित्र हैं जो आंखों में नहीं आते और होते हैं, और ये जो होना है उसी को हमको निरीक्षण करना है, और निरीक्षण के फलन के रूप में भास होता है। तो यहाँ व्यवहार दर्शन से भास के बारे में कुछ अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों को मैं यहाँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और हम भास शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। तो भाई और बहनों, ये एक, मैं ये कहूंगा कि जिस अध्ययन प्रक्रिया को हमने विकल्प के रूप में चुना है, यानी मध्यस्थ दर्शन द्वारा प्रतिपादित न्याय धर्म सत्य के प्रस्ताव को हमने अध्ययन के लिए चुना है, इसी के साथ ही अध्ययन प्रक्रिया भी इसके साथ जुड़ जाती है।
और इस अध्ययन प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण है, जीवन क्रिया समझ में आना, अर्थात जीवन का स्वरूप समझ में आना, और जो जो हमारे निरीक्षण में होता है उसका क्या हो जाता है, जिससे कि हम अध्ययन प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे आप पूछ रहे हैं कि पृष्ठ 46 पर देखिए, पृष्ठ 46 है, 64 है, 76 है, 96 है। तो हम 46 को थोड़ा सा समय, 46 को समझने की कोशिश करते हैं। तो भास होता है, इसका मतलब कुछ योग होता है, जीवन में योग होता है, जीवन क्रिया में योग होता है। अब ये किसका किससे योग होता है, तो भास होगा। तो भास और भ्रम में शब्द एक ही है, भास और भ्रम में हमको अंतर करते हुए चलना है। तो वृत्ति क्रिया जहां विचार होता है, और मन की क्रिया जहां पर आस्वादन होता है। तो वृत्ति क्रिया या वृत्ति और मन के योग में अनुभव का भास होता है। अब हमारा लक्ष्य है अनुभव होना, अनुभव के लिए ही हम अध्ययन कर रहे हैं। और अध्ययन प्रक्रिया में मौलिक रूप में हम सभी श्रवण कर रहे हैं, यानी सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? हम शब्दों को सुन रहे हैं, और शब्दों को सुनकर हमें क्या करना है, तो हमें अर्थ को और वस्तु को, शब्द में जो निहित अर्थ है उसको हमको कल्पना में लाना है, यानी हमें अब हमारी शक्ति को लगाना है। हम आप सभी को यह समझ में आता है कि सुनने में कोई शक्ति लगती नहीं, ये तो सुन रहे हैं हम, परंतु शक्ति तब लगती है जो शब्द सुना उसका अर्थ क्या है। तो ऐसे अर्थ को कल्पना में लाने के लिए बल लगाना पड़ता है, और वो बल का चालन होता है मन से। और जो मन से बल लगता है उसे हम आस्वादन कहते हैं। अब हम उसे जीने में समझने की कोशिश करते। तो ये आस्वादन मौलिक रूप में कहाँ होता है, तो मौलिक रूप में होता है संबंधों में। तो हम देखिए, एक स्टेप आगे आकर के ये चित्रण होना है। ये कौन सा स्टेप है? यदि हम उस स्टेप में रहेंगे तो भी बल लगेगा, परंतु ये बल कामयाब नहीं होगा। तो वो स्टेप है, आस्वादन तो रुचियों का भी होता है। तो रुचियों का आस्वादन होना, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो बल है, जो कल्पना का ताकत है, वो रुचियों में लग गया। रुचियों में लग गया का मतलब शरीर मूलक जितने भी क्रियाकलाप है, तो सभी क्रियाकलाप में हमारी शक्ति
कल्पनाशीलता नियोजित हुई, बल नियोजित हुआ, शक्ति नियोजित हुई, और हमारे निरीक्षण में आया कि इसका जो रिजल्ट है वो एक सीमा के भीतर ही रह रहा है। तो वो जो सीमा लग गई, उस सीमा का नाम है सुख और दुख। तो सीमित अर्थ से मात्र सुख और दुख भासता है। सुख और दुख का मन वृत्ति में भास होता है। इससे तो हम आप सब गुजर रहे, पर क्या सुख दुख भासने से क्या हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रगति हुई? और ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष, अध्ययन के पूर्व, यानी अध्ययन के लिए जो निश्चय होता है, इस निश्चय के पूर्व के ये सभी स्थितियां हैं। और इसलिए हम विकल्प को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सुख और दुख आता है, अब हमें, जैसे चर्चा किए थे हम, कि सुख की निरंतरता या निरंतर सुख, ये हमारे लिए अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सुखी होना। तो वृत्ति और मन के योग में अनुभव का भास होता है, और सुख और दुख भासता है, तो फिर अनुभव का भास होता है। तो इसलिए अनुभव की परिभाषा आज दिन भर में, अनुभव की परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ये कौन सा अनुभव है? तो फिर इस अनुभव के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी पर हम प्रवेश करते, जहां पर भास, भास हुआ या भास हो रहा है, यह हमारी अध्ययन में एक महत्वपूर्ण स्थिति है। तो कैसे होता है? जीने में कैसे दिखता है? जीने में यह दिखता है जो मूल्यों का आस्वादन और संबंधों का चयन के रूप में प्रमाणित हो जाता है। ये इसका जीने का स्वरूप है। तो भास, भास को समझेंगे। परिभाषा संहिता में, और उसके अभी कुछ स्पष्टीकरण पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। परिभाषा है सह अस्तित्व समझ में होने का संभावना सहज सूचना। भाषा ध्वनि के आधार पर सत्य स्वीकारना। अस्तित्व पूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति बराबर सत्यभास। ये एक बढ़िया शोध प्रस्तुति, अभी हाल ही में जो सम्मेलन हमारा हुआ राजकोट में, आप में से बहुत सारे बंधु भगिनी उसमें गए होंगे। तो मानव तीर्थ के युवा शोधार्थियों ने ये कुछ संकलन सहज शोध वहां पर प्रस्तुत किया, और उसमें भास को लेकर जहां जहां भी दर्शन में लिखा हुआ है, इन सब को एकत्रित करके और कुछ निष्कर्ष
और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे वृत्ति और मन के योग में अनुभव का भास होना, जो मूल्यों का आस्वादन और संबंधों का चयन के रूप में प्रमाणित हो जाता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण है, भाषा ध्वनि के आधार पर सत्य स्वीकारना। अब ये जो ध्वनि है, ये ध्वनि क्या है? तो भाषा को समझने के रूप में ध्वनि महत्वपूर्ण है। हम सभी मौलिक रूप में जीवन है, और जीवन में जो कंपनात्मक गति है, ये कंपनात्मक गति ही हमारी ध्वनि है। इस ध्वनि का जो मौलिक एक मौलिकता है, जो सत्य सहज है, उस मौलिकता को ही हम मानव मानव में जो सुख की चाहना है, यही हमारा ध्वनि है। जैसे आज मैं आप ये व्यक्त हो रहा हूं, आप सब सुन भी रहे हैं, और सुनते सुनते आप सभी के कल्पना में ये चल भी रहा है, और एक मौलिक ध्वनि हम आप सभी को स्पष्ट हो रहा होगा, हमारे निरीक्षण में यह स्पष्ट आ रहा होगा कि हम सभी सुख होना, सुखी होना चाहते हैं। ये ध्वनि है। अब इस ध्वनि को हम भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि जो सुनने वाला है वो उसको डिकोड करता है, यानी उसको समझने की कोशिश करता है कि ये ध्वनि जो मेरे मुझे स्पष्ट हो रही है, जो समझ में आ रही है, जो ध्वनि सूक्ष्म है, ये मेरे कान में नहीं आ रही है, परंतु मुझको समझ में आ रही है कि कुछ है। ये जो ध्वनि है, इस ध्वनि को जीवन की ध्वनि कह सकते हैं। और इस ध्वनि को हम विश्लेषण करते हैं, प्रत्येक मानव एक दूसरे में जो शुभ कामना रूपी ध्वनि है, जिसे हम सामान्य भाषा में आवाज भी कह सकते हैं। ये जो आवाज है हम आप सबकी, इस आवाज का हमें भास होता है। तो यहां लिखा एक लाइन में है, सीमित अर्थ में मात्र सुख दुख भासता है। तो भाई और बहनों, ये जो आवाज है, ये आवाज दरअसल में ये कैसी आवाज है? ये साफ सुथरी आवाज नहीं है। हम आप मात्र सुख दुख में यदि भाषा को व्यक्त करेंगे, तो हम आप एक दूसरे को सीमित अर्थ में ही स्पष्ट होंगे। और ये जो सुख दुख हमें भासता है, शायद हमने मान लिया यही मानव का निष्कर्ष है, यही मानव के अनुभव में आता है कि कभी मानव सुखी होता है, कभी दुखी होता है। क्या इसके आगे भी है? क्या ध्वनि का अर्थ इससे विशाल है, कि इतना ही है? तो इतने मात्र से, इतने मात्र ध्वनि से आगे हम कैसे जाएं? उसी स्थिति में हम स्वयं के इच्छा विचार आशा में जो हो रहा है, जो चित्र ग्रहण हो रहा है, जो चित्र रचना हो रही है, ये इतने सीमित अर्थ से मात्र, ये शक्ति
इच्छा विचार आशा रूपी जो शक्ति है, ये जो कल्पना है, ये तृप्त नहीं हो रही है। ये पहला संकेत। यदि इसमें तृप्त रहता तो बात ही अलग थी, पर इसमें तृप्त नहीं है। और इस तृप्ति की तलाश में जो कुछ हुआ वह मृग मरीचिका जैसे भी होता है। कि जैसे एक प्यासा मृग सुख, इसलिए सुख के बारे में काफी कुछ हमारे सुनने में आता है, वो सारा एक प्रकार से नकारात्मकता है। कि सुख कभी मिलता नहीं, कोई सुखी होता नहीं। और ये मृग मरीचिका भी ऐसे ही आया कि हम सुख के लिए डेस्टिनेशन यानी गंतव्य बदलते रहते हैं, और अलग अलग प्रकार से सुखों की चाह में और अपनी जिंदगी को हम एक क्या क्या कुछ तो बना देते, यानी वो हमारी जिंदगी जीने लायक नहीं रहती। और उसका जो परिणाम है, उस परिणाम को हम कहेंगे कि ये अव्यवस्था है। यानी केवल सुख दुख के निष्कर्षों से एक तो हमारी कल्पनाशीलता में ये तृप्ति बिंदु नहीं आ रहा है, और जीने में अगर हम देखेंगे कि जो संबंधों में मूल्यों का आस्वादन, ये हमें नहीं होता है। और जो संबंधों में जो दिखाई दे रहा है, वो तो एक और हमारे लिए पीड़ा का कारण बना हुआ है। और जो व्यवस्था, जिस व्यवस्था के लिए हम सोच रहे, ये व्यवस्था की अपेक्षा मात्र हो जाती है, परंतु व्यवस्था होता हुआ दिखाई नहीं देता है ये जीने में। इसीलिए हम और आगे बढ़ते तो वृत्ति समझ में आना, वृत्ति की क्रिया, मन भी समझ में आना, और इस योग में अनुभव का भास होना, अनुभव भी हमको स्पष्ट होना। ये कौन सा अनुभव कह रहे? तो ये अनुभव का संकेत मिलता है कि मूल्यों का आस्वादन और संबंधों का चयन के रूप में प्रमाणित होता है। यानी अब एक स्टेप आगे आए कि ये जो शरीर मूलक कार्यक्रम है, शरीर आधार मान करके जो हमें अनुभव होता है, उस संपूर्ण अनुभव को इंद्रिय अनुभव कहते हैं। और इंद्रिय अनुभव में ही हमें सुख और दुख भासता है, और इसमें मन और वृत्ति का योग नहीं होता, उसे ही हम दुख कहते हैं। और एक अतृप्ति, तो शब्द एक ही है। और अर्थ, अब हम अनुभव मूलक अर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे एक और अनुभूति को हम समझने की कोशिश करेंगे। वृत्ति तथा मन की जागृति। अब यहां जागृति ये शब्द आया। वृत्ति और मन की जागृति समस्त व्यवहार व क्रिया को न्याय से समन्वित व्यवहार को प्रस्तुत करने की क्षमता की सीमा तक है। वृत्ति तथा मन की जागृति समस्त व्यवहार और क्रिया को न्याय से समन्वित व्यवहार प्रस्तुत करने की क्षमता तक है। ये स्पष्ट हो रहा होगा। आगे, भ्रमित चैतन्य इकाई ज्ञान में पारभासी होने के फलस्वरूप अज्ञान का पूर्ण अभाव नहीं होता, पर साथ ही ज्ञान का भास होने लगता है।
जिससे कभी कभी यथार्थ का भास भी होता है तथा कभी कभी अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और अनाव्याप्ति दोष सहित दर्शन होने लगता है। यही भ्रांत अवस्था है। तो भाई और बहनों, ये जो भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति, ये अनुभव की प्रक्रिया में, अनुभव होने की प्रक्रियाओं में जिसे हम अध्ययन कह रहे हैं, ये उसका पहला चरण है। यदि हम इस चरण को क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी हमको भास और भ्रम के बीच में अंतर समझ में आता है, हम अपना मूल्यांकन भी कर पाएंगे और आगे जिसे हम ज्ञान कह रहे हैं, इस ज्ञान की खुशबू हमको इस भास क्रिया से होने लगेगी। तो ऐसा अभ्यास हमें भ्रम की स्थिति में भी होता है। तो ये वर्णन आया कि कभी कभी यथार्थ का भास भी होता है तथा कभी कभी अतिव्याप्ति, अव्याप्ति तथा अनाव्याप्ति दोष सहित दर्शन होने लगता है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है, फिर से एक बार परिभाषा का संदर्भ लाना, क्योंकि हम आप मौलिक रूप में जो कुछ भी हमें भासता है, सच्चाई भासती है, यथार्थ भासता है, हम उसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। और ये सारी परिभाषाएं फिर हमारी मान्यताओं से आती हैं। और यदि इन मान्यताओं में अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अनाव्याप्ति दोष होने लगा, तो फिर हम स्वयं, एक व्यक्ति, दर्शन योग्य नहीं होते। अब ये कैसे पता लगता है कि दर्शन योग्य नहीं होते? क्योंकि हमारे में ये दोष रहने से हम सभी में मतभेद पनपते हैं। और ये जो द्वंद्व चलता है कि कभी कभी हमें यथार्थ भासता भी है और कभी कभी इसमें दोष भी होता है, ये कैसे निराकरण हो? तो इस निराकरण के लिए अनुभव मूलक व्यक्ति में जो सत्य भासता है, उसे अनुभव मूलक व्यक्ति परिभाषित कर देते हैं। हर वास्तविकता की परिभाषा दिया हुआ है और ऐसी परिभाषाओं को सुनते हैं, तो फिर हमको हमारे में जो ये अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अनाव्याप्ति दोष है, ये दोष हमको निराकरण करने में सहायता होती है। इसलिए हम श्रवण, इस क्रिया के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो श्रवण क्रिया में जो भाषा और ध्वनि से सत्य भासता है, इसलिए भाषा की मौलिकता भी इसी में है कि सत्य भासना। इसीलिए जो अध्ययन के रास्ते पर काम करने वाले, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्तियों में सत्य भाषण एक महत्वपूर्ण अभ्यास समझ में आता है। तो ये जो सत्य भाषण का जो अभ्यास है, इस अभ्यास के लिए परिभाषाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वांग्मय महत्वपूर्ण हो जाता है। हम आप सभी ने हमारी जिंदगियों को कुछ कुछ परिभाषित तो किया ही है। तो कभी कभी ये तुक्का लग जाता है, तो हमको लगता है कि हमारी परिभाषा सही है, और कभी कभी ये तुक्का लगता नहीं है, तो फिर हम उसमें कुंठित भी होते हैं। और फिर संबंधों में जब हम एक दूसरे को से समझने और समझाने की कोशिश करते हैं, तब ये कुंठा खुलकर सामने आ जाती है और संबंधों में तनाव भरने लगता है। और ये जो मूल्यों का आस्वादन है, ऐसे लगता है कि ये मूल्य एक कल्पना है, ऐसा होता नहीं।
इसलिए जीने के क्रम में, संबंधों में जो आस्वादन है, मूल्यों का आस्वादन है, ये अनुभवी व्यक्ति के लिए, अनुभवशील व्यक्ति के लिए, अध्ययन के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के लिए, इसलिए इस पूरे हमारे मध्य दर्शन के वाङ्मय में संबंध का महत्व अब धीरे धीरे इस प्रकार से स्थापित होने लगता है, क्योंकि अकेले में होने वाला यह प्रक्रिया नहीं है। यह परस्परता में, अभ्यास के रूप में ये प्रक्रियाएं हमको समझ में आती है, जिसको हम जीना कह रहे हैं। और यदि हमारे संबंधियों के साथ जीने में हम हमारी सोच विचार की परिभाषाओं में यदि कम पड़ गए, यानी उसमें अतिव्याप्ति अनाव्याप्ति दोष रहने लगे, तो हमारा जो दर्शन हमारे संबंधी को होता है वह दोष पूर्ण होने लगता है। और अब अगर ऐसे दोष दिखने लगेंगे, इसमें गलतियां दिखने लगेंगी, तो हम आप जैसे प्रौढ़ों को परिवार में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम लगने लगते हैं, हम संदर्भ के बाहर लगने लगते हैं। हमारे होने से परिवार में संदर्भ ही स्थापित नहीं होता। तो भाई और बहनों, जैसा कि हमने चर्चा किया था, जैसे जैसे अभी हम प्रौढ़ हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारे बाल पक रहे हैं, वैसे वैसे अब इन हमारे विधानों का महत्व परिवार में होने लगेगा। और नियति सहज कृपा भी देखिए, सह अस्तित्व सहज कृपा भी देखिए। ये जो प्रौढ़त्व आता है, ये प्रौढ़त्व संकेत देता है कि कम बोलो। ये कम बोलो का मतलब क्या भासता है इसमें? कम बोलो। कम बोलने का मतलब है जितना समझ में आया उतना ही तो बोला जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ऐसा प्रौढ़ को उथला, ऐसा एक संज्ञा आता है, उथलापन है। यानी आयु हो रही है और अभी जिंदगी के निष्कर्ष नहीं निकले हैं। अभी भी, अभी भी ये जो सुख दुख रूपी जो भास रहा है, वही हमारा मानसिकता। तो प्रौढ़ होने का मतलब है हमारे विधानों में जिंदगी की खुशबू आना। हमने जितना ईमानदारी से जो निश्चय हमने किया है समझने का, वह निश्चय परिलक्षित होना, यह महत्वपूर्ण है। और उसमें महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम सच्चाई को कैसे परिभाषित करते हैं और कैसा हमारा दर्शन हमारे आने वाली पीढ़ी को होता है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए जो चित्र रचना और चित्र ग्रहण है, वो हमारा ही चित्र रचना, हमारा ही चित्र ग्रहण गहराई से होता है। शायद ऐसा हमारे में से कई बंधु भगिनियों को अब तक ये निष्कर्ष निकल रहा होगा कि हमारे आचरण और हमारे व्यवहार जो हमारे भाषा और ध्वनि से जो हमारे संबंधी तक पहुंचता है, उसी भाषा और ध्वनि को हमारा संबंधी विश्वास पूर्वक मौलिक रूप में परिवार में 3 पीढ़ियों में ये जो होता है, विशेष करके जो वरिष्ठ पीढ़ी है, इस पीढ़ी से जो बोला जाता है, शायद हमारे बोलने से ही ये एक संकेत आता है कि हमारा बोलना तीक्ष्ण लगता है हमारे आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को। तीखा क्यों लगता है? क्योंकि उस अनुभव में, वो अनुभव चीज ही ऐसी है। सह अस्तित्व प्रभाव में ऐसा होता है, परंतु वो जो तीक्ष्णता है, उस तीक्ष्णता में दम नहीं रहने के कारण हमारा अनुभव हमारे संबंधियों के काम नहीं आता है। और इसलिए धीरे धीरे एक नकारात्मक निष्कर्ष के साथ हम इस सह अस्तित्व के स्वरूप को, इस नियम को ना समझ पाने के कारण, ये सत्य जो भासता है इसको ना समझ पा, सत्य सहज नहीं हो पाते। ऐसा स्थिति है। तो ब्रह्मित चैतन्य इकाई में ज्ञान में पारभासी होने के फलस्वरूप
अज्ञान का पूर्ण अभाव नहीं होता। यानी एक निष्कर्ष निकल गया कि मानव अज्ञानी नहीं है, कुछ है, कुछ ज्ञान है, कुछ ज्ञात है, कुछ अज्ञात है, पर साथ ही साथ ज्ञान होने का भास होने लगता है। ये भास महत्वपूर्ण चरण। हम आगे बढ़े। न्यायपूर्ण व्यवहार, पृष्ठ 161 का ये एक संकलन है। सत्य सहज भास, संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। तो जैसे जैसे हमारी कल्पना में आता है वैसे वैसे भास के प्रयास हमसे होने का मतलब है हम संबंधों में मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति इस सूत्र के साथ जीने को स्वीकार किए गए। मन का पूर्ण विकास वृत्ति का संकेत ग्रहण कर न्याय सम्मत व्यवहार पात्रता अर्जित करने से है। ये उसका प्रक्रिया की एक पूर्णता दी है कि हमारे मन का पूर्ण विकास तभी है जब हम वृत्ति का संकेत ग्रहण कर पाते हैं और न्याय सम्मत व्यवहार की पात्रता अर्जित करते हैं। इसके लिए भास होना आवश्यक, भास की पहचान होना आवश्यक। सत्य में ही सम्यक बोध होता है, असत्य ही कल्पना एवं भास होता है। आगे, सर्वशुभ उदय का भासाभास संवेदनशीलता की ही क्षमता है और प्रतीति व अनुभूति संज्ञानीयता की महिमा है। यह आज के सत्र का एक अंतिम मुद्दा कि हमारी जो संवेदनशीलता है, अब हमको समझ में आ ही रहा होगा कि हमारी संवेदनशीलता मौलिक रूप में अब हमें विकसित करनी है। एक व्यक्ति के रूप में भ्रमित चैतन्य इकाई में, जैसा कि ज्ञान पारभासी होने के फलस्वरूप कभी कभी हमको यथार्थ का भास भी होता है, एक व्यक्ति के रूप में ये होता है। अब इस भास को और अधिक पुष्ट करने के लिए आगे जब हम अध्ययन को स्वीकार करते हैं तो सर्वशुभ उदय का भासाभास, ये जो हमारी संवेदनशीलता है, इस संवेदनशीलता की क्षमता को हमको प्रयोग करना है और साथ में प्रतीति और अनुभूति, ये संज्ञानीयता, इस क्षमता को हमको अनुमान में लाना है। और देखिए कंक्लूडिंग लाइन क्या दिया, अतः सर्वप्रथम सुख समाधान का भास आभास संवेदनशीलता पूर्वक होता है। ये मानव अभ्यास दर्शन में दिया हुआ है, पृष्ठ 83। आगे, मानव के लिए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष से अधिक प्रयोजन नहीं है। जैसे अभी चर्चा हो रही थी ना कि प्रयोजन क्या है। इच्छा विचार आशा रूपी कल्पना में हम सभी के कल्पना में चल ही रहा है, परंतु क्या उसमें प्रयोजन हम निकाल पाए? तो इन प्रयोजनों का वरीयता क्रम सेट करने की प्रक्रिया है। जैसे भास के लिए, सत्य भास की निरंतरता के लिए इसको सेट करना होगा। कैसे सेट किया है? मोक्ष पहले, उसके बाद धर्म, उसके बाद अर्थ और काम। अभी अभी इसमें कंफ्यूजन है, मोक्ष सबसे अंत में है। पहले अर्थ ऐसे आया है। ये ऐसे अर्थ और संबंधों में अर्थ आ जाने से फिर हमारे कम्युनिकेशन कैसे हो रहे, फिर हमसे दोषपूर्ण दिखाई देता है कि अरे ये आदमी तो पैसे के लिए है, इस प्रकार के जजमेंट आ रहे। ये सब भास से ही हो रहा है, ये दोषपूर्ण है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, अब इसको मोक्ष
ये समझने की कोशिश है। तो मोक्ष क्या है, ये जिज्ञासा। और इसी क्रम से सिद्धि, प्रतिबद्धता, प्रतीति एवं भास है। सिद्धि केवल सुख है, जिसकी चार स्थितियां प्रसिद्ध है: सुख, शांति, संतोष व और आनंद। इन्हीं के प्रतिबद्धता, प्रतीति एवं भास होना मानव में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार भाई और बहनों, हमने भास का विश्लेषण करने की कोशिश की। परिभाषा संहिता पुस्तक आपके पास है। आज दिन भर में भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति, अनुभव, इन मुद्दों को परिभाषा करने का प्रयास करें और हम निरीक्षण में क्या आ रहा है उसको समझने का प्रयास करते। कल हम भास, आभास, आभास के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की प्रेरणादायी उपस्थिति के लिए। सभी को नमस्कार। आज के दिन की मंगल कामनाओं के साथ आगे वैशाली दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। तो इसी के साथ हम आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद दीदी, सभी